गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने राज्य से संबंधित प्रावधान देखे कि राज्य विधानमंडलों का गठन कैसे होता है। राज्य विधानमंडल में दो सदन, लोक विधानसभा एवं विधान परिषद। हम लोग देखे थे कि विधान परिषद अनिवार्य अंग नहीं है, ये किसी राज्य में है और किसी राज्य में नहीं है। इसके साथ देखे थे कि विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या 1/3 ऑफ विधानसभा और मिनिमम 40 ना, मिनिमम 60 है विधानसभा में, मिनिमम 60 है विधानसभा में और विधानसभा में मैक्सिमम 500। चलिए, तो कैसे सदस्य चुने जाते हैं विधान परिषद के पिछले क्लास में सब बताए थे। तो 5 सेक्शन था ना, नगर पालिका एवं निचले स्तर के अधिकारियों द्वारा, प्राथमिक शिक्षकों द्वारा, प्राथमिक से ऊपर वाले, हाँ 3 साल का एक्सपीरियंस हो, स्नातकों द्वारा 3 साल का जिसको एक्सपीरियंस हो, विधानसभा के सदस्यों द्वारा और 5वां राज्यपाल द्वारा। तो ये तरीका और बाकी सारे प्रावधान लगभग जो संसद में है सेम वही है, बता चुके हैं। तो अब आज देखेंगे राज्य के विधानमंडल में विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया मतलब कानून बनाने की प्रक्रिया। थोड़ा सा ये यहाँ पे सिस्टम अलग है। याद करिएगा आप लोग कि राज्यसभा और लोकसभा में कैसे विधेयक पारित किए जाते थे। तो वहां देखे थे आप लोग कि जो भी विधेयक पारित किए जाते हैं, जो भी विधेयक पारित किए जाते हैं संसद में 4 कैटेगरी में रखे थे। धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक। तो वित्त विधेयक की तो अलग से कोई प्रक्रिया नहीं थी। वित्त विधेयक या तो धन विधेयक या फिर संविधान साधारण विधेयक के तरह से पारित होता है। तो याद होगा कि धन विधेयक पढ़े थे आप लोग कि धन विधेयक लोकसभा में प्रारंभ होगा और राज्यसभा में जब जाएगा तो मैक्सिमम उसे 14 दिन तक रख सकते। सोचिए, जब राज्यसभा अस्थायी सदन है और उसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, विधान परिषद तो अनिवार्य अंग भी नहीं है, बहुत सारे राज्यों में है भी नहीं। इसका मतलब कि कानून निर्माण प्रक्रिया में विधान परिषद का कोई ज्यादा महत्वपूर्ण रोल नहीं होगा, कोई अड़ंगा नहीं लगाएगा। वहां देखे थे कि साधारण विधेयक के मामले में जब लोकसभा और राज्यसभा में विवाद उत्पन्न होता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता था। याद है? संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद कितना है? गुड, 108। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108। जब राज्यसभा और लोकसभा में अपना विवाद हो जाता था तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन लाया जाता था। सर फिगर उल्टा दिख रही है। यहाँ राज्य में कुछ कर रही है क्या? हो देखो तो फिगर उल्टा दिख रहा है बोर्ड पर।
इसमें आवाज नहीं आ रही, कॉल करो। राज्य में विधान सभा और विधान परिषद में ऐसा कंडीशन नहीं है। यहाँ राज्य में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। इसमें है पहली बार 3 महीना, दूसरी बार 1 महीना, और उसके बाद विधेयक पारित समझा जाएगा। तो राज्यों के विधानमंडल में कानून पारित करने की क्या प्रक्रिया है उसे अभी बता रहे हैं। देखिए, कल जो एनालिसिस वाला वीडियो था उसमें आप लोग देखे थे कि पॉलिटी ऑन एवरेज 10 क्वेश्चन है, 10 से 15 के बीच वेरी करता है। और पिछले एग्जाम में क्या किया था, 6वीं में, कि पॉलिटी का भी मैक्सिमम क्वेश्चन करंट से दिया था, इसीलिए जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है उसका नंबर कम हो गया। और वही चीज इकोनॉमिक्स में भी हुआ है, इकोनॉमिक्स भी पूरा करंट से। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान करंट पर देना है, और पॉलिटी में जो चल रहा है देश में उस पर ध्यान रखना है कि क्या इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नया हो रहा है, क्या पॉलिटी के क्षेत्र में कुछ नया हो रहा है। ठीक है, आइए। तो आपके सामने ये स्क्रीन ले आ रहे हैं संविधान का। देखिए, लिखिए, राज्यों में विधायी प्रक्रिया आर्टिकल 196, और आप लोग चाहे तो अपना बेयर एक्ट खोल सकते हैं मोबाइल में, 196 वहां पढ़ने में सहूलियत रहेगी। आर्टिकल 196 तो नोट में लिख लीजिएगा, वहां तो 4 विधेयक था ना, यहां 3 ही बचेगा। कि नोट में लिख दीजिए कि संविधान संशोधन विधेयक राज्य विधानमंडल में नहीं आते हैं। पढ़े थे आप लोग कि संविधान संशोधन विधेयक कहां आएगा, केवल संसद में, केवल संसद में, राज्य विधानमंडल में नहीं। संविधान में संशोधन की शक्ति किसके पास है, संसद के पास। तो आपका ये आर्टिकल 368 जो संविधान में संशोधन का प्रावधान करता है, ये केवल संसद के लिए। तो एक विधेयक तो वैसे ही खत्म, यानी कि अब यहां बच गया केवल 3, और 3 में भी प्रक्रिया अगर देखेंगे तो 2, धन विधेयक और साधारण विधेयक, धन विधेयक और साधारण विधेयक। तो धन विधेयक तो सिंपल है एकदम, जो वहां पढ़े थे हम लोग सेम टू सेम। धन विधेयक है, धन विधेयक, धन विधेयक सेम टू सेम। वहां पढ़े थे आप लोग कि धन विधेयक लोकसभा में प्रारंभ होगा, तो यहां क्या होगा, विधानसभा में। और जब लोकसभा से पारित होके राज्यसभा को जाता है तो मैक्सिमम कितने दिन रख सकता है, 14 दिन। यहाँ भी वही चीज है कि विधान परिषद कितने दिन रखेगा, 14 दिन। तो धन विधेयक तो कोई नहीं। साधारण विधेयक में थोड़ा सा अपना अलग है। साधारण
विधेयक। साधारण विधेयक में आप लोग देखे थे कि अगर राज्यसभा लोकसभा में विवाद होता है तो ज्वाइंट सीटिंग होती है, ज्वाइंट सीटिंग। अच्छा, मान लीजिए कोई विधेयक लोकसभा से पारित करके राज्यसभा को भेजी जाती है और राज्यसभा कितने दिन तक जवाब नहीं देता है, मान लिया जाएगा कि दोनों में विवाद उत्पन्न हो गया, गतिरोध उत्पन्न हो गया। गुड, 6 महीने, 6 महीने तक अगर यस नो कुछ नहीं बोला, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तब मान लिया जाएगा कि राज्यसभा और लोकसभा में गतिरोध हो गया और तब ज्वाइंट सीटिंग का विकल्प रहेगा आपके पास। ठीक है, तो यहां 6 महीने वाला प्रावधान नहीं है। तो देखिए आर्टिकल 196 लिख रहा है कि धन विधेयकों और अन्य वित्त विधेयकों के संबंध में अनुच्छेद 198 और अनुच्छेद 207 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक विधान परिषद वाले राज्य के विधानमंडल के किसी सदन में प्रारंभ होगा। तो बाकी सब हटा दिया, तो बच गया क्या? साधारण विधेयक। तो लिखिए कॉपी में कि साधारण विधेयक, हम स्पष्ट लिखवा दे रहे हैं, साधारण विधेयक विधान परिषद वाले, लिखिए साधारण विधेयक विधान परिषद वाले राज्य के विधानमंडल के, राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन में, किसी भी सदन में आरंभ है हो सकेगा। ठीक है, अब देखिए ये सब चीज आप लोग पहले पढ़े हुए हैं, जो संसद के विषय में पढ़े थे कि किसी राज्य के विधानमंडल में लंबित विधेयक उस सदन या सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होगा। व्यपगत मीन्स लैप्स, व्यपगत मीन्स लैप्स, खत्म नहीं होगा। मान लीजिए अभी बजट सत्र चल रहा है, सब बहुत सारा विधेयक आया है, पारित नहीं हुआ, अभी चर्चा चल रही है, प्रक्रिया में है, और तब तक सदन का सत्रावसान हो गया, तो अपना उसी टाइप से पड़ा रहेगा। फिर सदन सत्र में आएगा, फिर उस पर बहस होगा। तो सत्रावसान होने से विधेयक समाप्त नहीं होता है। लेकिन हाँ, और मान लीजिए विधेयक लोकसभा में है और लोकसभा भंग हो गया, तो विधेयक खत्म हो जाएगा। विधेयक लोकसभा से पारित करके राज्यसभा में चला गया है और भंग हो जाएगा लोकसभा, तो पर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर विधेयक राज्यसभा में प्रारंभ हुआ है और लोकसभा भंग हो गया और अभी वो लोकसभा में आया नहीं है, तो उस विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका फायदा उठाते थे पहले के जो सरकारें थी। महिला आरक्षण विधेयक में, महिला आरक्षण विधेयक इसीलिए अभी तक पारित नहीं हुआ। क्या होता है महिला आरक्षण विधेयक, जब सरकार गिरने वाली रहती है, मैंने लोकसभा भंग होने वाला होता है, कार्यकाल पूरा होने वाला रहता है, तो उसके कुछ दिन पहले राज्यसभा में ले आएगा और मामला गर्म होगा, पारित किया जाए नहीं किया जाए, तब तक लोकसभा भंग, और तब मामला हो जाता है ठंडा, फिर वैसे का वैसे राज्यसभा में पड़ा रह जाता है।
लोकसभा में आता ही। चलिए, तो आर्टिकल 197 धन विधेयक लिख लीजिए। तो ये तो सारे प्रावधान वही हैं जो वहां थे। कोई विधेयक धन विधेयक होगा कि नहीं, इसका अंतिम फैसला किसके हाथ में है? लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक आलोक जी, ये सब देखे थे वीडियो की छोड़ दिए हैं? कुछ कुछ छूट गया ना। अच्छा, अब कंपैरिजन जो बता रहे हैं ना, अब देखिएगा तो समझ में आएगा, है ना। तो कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, केंद्र में इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष के हाथ में है और यहाँ राज्य में विधानसभा के अध्यक्ष। ठीक है, लिख देगा कि ये धन विधेयक है, तो अब धन विधेयक है, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। चलिए, तो आर्टिकल 197 हो गया, एकदम सेम टू सेम प्रक्रिया है। अच्छा, उल्टा दिख रहा है, अब सीधा दिखेगा। अच्छा, 197 ना धन विधेयक से भिन्न विधेयक के विषय में है। 197 धन विधेयकों से भिन्न विधेयक अर्थात साधारण विधेयक। तो चलिए लिखिए, कॉपी में लिखिए, तो इसी को लिखवाना है कि राज्यों में साधारण विधेयक लिखिए। राज्यों में साधारण विधेयक पारित करने की प्रक्रिया लिखिए कि विधान परिषद वाले राज्यों के विधानमंडल के किसी भी सदन में साधारण विधेयक पुनः स्थापित किया जा सकेगा। किया जा सकेगा। लिखिए, यदि विधान परिषद वाले, बस यही एक लिखवाना है, आगे अब नहीं लिखवाना है, बाकी सब तो सेम टू सेम है। यदि विधान परिषद वाले राज्य की विधानसभा द्वारा किसी विधेयक के पारित किए जाने और विधान परिषद को पारित किए जाने, पारित माने भेजना, विधानसभा से पारित करके
विधान परिषद को भेजना। पारित किए जाने के पश्चात हाइफन दे के नीचे लिखिएगा क, विधान परिषद द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया जाता है, कॉमा, या ख। देखिए फर्स्ट केस क्या हो गया कि विधान परिषद क्या किया, अस्वीकार कर दिया कि भाई हम इसको पारित नहीं करेंगे। ऐसा कह दे तब तो बहुत अच्छा है। ऐसा कह देगा तो मान लिया जाएगा कि यस कह दिया। मैंने अगर सीधे डायरेक्ट नो कह देगा तो इसका अर्थ हुआ कि विधेयक पारित हो गया विधान परिषद से, क्योंकि विधान परिषद अनिवार्य अंग नहीं है सभी राज्यों में। तो ये समस्या तो केवल यही 5-6 राज्य में है जहां है। बाकी जिस राज्य में विधान परिषद है ही नहीं तो वहां तो कोई समस्या ही नहीं है, अकेले विधानसभा है, जैसे पारित किया पारित, भेजने का समस्या ही नहीं। तो पहला विकल्प विधान परिषद के पास क्या है, कहेगा नो हम पारित नहीं करेंगे, तब विधेयक पारित होगा। और दूसरा कह देगा यह सब पारित करते तो पर भी पारित हो गया। अब लिखिए दूसरा पॉइंट ख, विधान परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से कॉमा उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना, कॉमा 3 मास से अधिक बीत गए हैं, 3 मास से अधिक बीत गए, मैंने 3 महीना समय गुजर गया और यस नो कुछ नहीं बोला, यस नो कुछ नहीं बोला, तब क्या होगा, कॉमा या तीसरा में विधान परिषद द्वारा विधेयक ऐसे संशोधनों सहित पारित किया जाता है जिससे विधानसभा सहमत नहीं होती है, जिससे विधानसभा सहमत नहीं होती है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि दूसरा में हुआ कि 3 माह का समय बीत गया, 3 माह को अंडरलाइन करिए अच्छे से, ये टाइम याद रखिएगा। और दूसरा है कि विधान परिषद को भेजा गया तो वो क्या किया कि विधेयक में कुछ संशोधन करके कुछ अपने से जोड़ के और तब पारित किया। विधानसभा कहा कि तुमको इसमें कौन कहा है संशोधन करने के, तो छेड़छाड़ करके दे दिया। तब क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, लिखिए नीचे से लिखिए। तो
सहमत नहीं है, कॉमा नीचे से लिखेगा, अब उस लाइन में नहीं, नीचे से। तो विधानसभा विधेयक को उसी या किसी पश्चातवर्ती सत्र में, पश्चातवर्ती मतलब बाद के, पश्चात में क्या होता है, बाद के। तो जैसे अभी मान लीजिए सत्र चल रहा है, इसी सत्र में या इस सत्र के बाद कोई सत्र आए तो उसमें, तो उसी या किसी पश्चातवर्ती सत्र में ऐसे संशोधनों सहित या उसके बिना कॉमा यदि कोई हो कॉमा जो विधान परिषद ने किए हैं कॉमा सुझाए हैं या जिनसे विधान परिषद सहमत है कॉमा पुनः पारित कर सकेगी, पुनः पारित कर सकेगी और तब इस प्रकार पारित विधेयक को विधान परिषद को पारेषित कर सकेगी, पारेषित कर सकेगी। तो देखिए, विधान परिषद वाले राज्य में पहला तो कंडीशन हो गया कि पारित किया, दूसरा कंडीशन है 3 माह तक छोड़ दिया, यस नो कुछ नहीं कहा 3 महीने तक, और तीसरा कंडीशन है लौटा दिया, वापस लौटा दिया कुछ संशोधन सहित है, लौटा देगा, ठीक है, और इसमें है कि पारित कर देगा। तो इन दोनों कंडीशन में जब 3 माह की अवधि बीत जाती है तब या लौटाता है तब विधानसभा विधेयक को फिर से पारित करेगा। अब तो इसमें तो कोई संशोधन अभी सुझाया ही नहीं है, तो वैसे मूल रूप में पारित करेगा या जैसे मर्जी, और इसमें संशोधन सुझाया है तो संशोधन सहित या बिना किसी संशोधन का जो मर्जी उस टाइप से पारित करेगा और फिर भेजेगा विधान परिषद को। अब क्या है, इस बार विधान परिषद की शक्ति अब इस बार खत्म, जो दोबारा भेजा जाएगा दोबारा में विधान परिषद की शक्ति खत्म, केवल 1 महीने लेट करा सकता है और कुछ नहीं। दूसरी बार में देखिए क्या होगा, लिखिए पैराग्राफ चेंज करके कि यदि विधानसभा द्वारा विधेयक इस प्रकार
दोबारा पारित किए जाने और विधान परिषद को पारित किए जाने के पश्चात यदि विधानसभा द्वारा विधेयक इस प्रकार दोबारा पारित किए जाने और विधान परिषद को पारित किए जाने के पश्चात, पारित का इंग्लिश होता है ट्रांसमिट, भेजना। अब क्या करेगा विधान परिषद, ये देखिए, क विधान परिषद द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया जाता है। विधान परिषद कहेगा कि हम नहीं पास करेंगे, अस्वीकार कर दिया जाता है, या दूसरा, विधान परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से कॉमा उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना एक मास से अधिक बीत गया है। एक मास को अंडरलाइन कर दीजिएगा। दोबारा में कितना समय मिलेगा उसको? 1 महीने का। पहला में 3 महीना मिला था और दूसरी बार में 1 महीने का समय मिलेगा। लास्ट अब यही मिलेगा। 1 माह का समय बीत गया है, कॉमा, या तीसरा पॉइंट ग लिखिएगा, विधान परिषद द्वारा विधेयक ऐसे संशोधनों सहित पारित किया जाता है जिनसे विधानसभा सहमत नहीं होती है, कॉमा, नीचे से लिखेंगे, उस लाइन में नहीं, तो विधेयक राज्य के विधानमंडल के सदनों द्वारा ऐसे संशोधनों सहित कॉमा यदि कोई हो कॉमा जो विधान परिषद ने किए हैं, या सुझाए हैं और जिनसे विधानसभा सहमत है,
कॉमा उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें वह विधानसभा द्वारा दोबारा पारित किया गया था। दोबारा पारित किया गया था, विधानसभा द्वारा दोबारा पारित किया गया था। चलिए, हो गया। तो देखिए आप लोग कि विधान परिषद के पास ज्यादा पावर है कि 4 महीने का देरी करा सकता है। पहला में 3 महीना और दूसरा में 1, इससे ज्यादा नहीं। दोबारा विधानसभा जिस रूप में पारित करेगा उसी रूप में पारित हो जाएगा। समझ में आया जो लिखे आप लोग? है सर, यहाँ जो दोबारा विधानसभा जो पारित कर रहा है, अगर वो सुझाव उसको पसंद आए तो फिर उसमें ऐड करके न पारित करेगा। हाँ, मान लीजिए विधान परिषद जो सुझाया है कि इसको जोड़ लीजिए, विधानसभा को अच्छा लगा तो जोड़ के पारित कर देगा, और विधानसभा को अच्छा नहीं लगा तब भी ना जोड़े हुए पारित कर देगा। जैसे पारित कर देगा दोबारा, अब पारित, अब नेक्स्ट मैंने एक बार तो भेज दिया, अब फिर दोबारा विधान परिषद नहीं जाएगा। यानी कि विधानसभा से नहीं, एक बार 2 बार जाता है, तीसरा बार नहीं जाएगा। पहला बार में तो 3 महीना रखा, दूसरा बार में 1 महीना रखा, अब तीसरा बार नहीं जाएगा। तो यहां ज्वाइंट सीटिंग का कोई प्रावधान नहीं है, इसीलिए शुरू में लिखवा दिए थे। और नीचे में नोट में लिख लीजिएगा कि इस अनुच्छेद की कोई बात धन विधेयक को लागू नहीं होती है, माने ये प्रक्रिया धन विधेयक के लिए नहीं है। ये प्रक्रिया धन विधेयक के लिए नहीं है। चलिए, अब आ जाइए आर्टिकल 198, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। तो आलोक जी, धन विधेयक लोकसभा में कैसे पारित किया जाता है, कुछ आइडिया है? नहीं ध्यान दिए है ना? सब अब बैठ के थोड़ा सा फुर्सत में पुराना वाला वीडियो देखेंगे ना, तब समझ में आएगा। तो सुनिए, जो धन विधेयक आप लोग संसद में पढ़े थे, यहां भी सेम टू सेम कि धन विधेयक लोकसभा में प्रारंभ होगा तो यहां विधानसभा में प्रारंभ होगा, और कोई विधेयक धन विधेयक होगा कि नहीं, वहां लोकसभा अध्यक्ष तो यहाँ विधानसभा अध्यक्ष फैसला करता है। अधिकतम 14 दिन तक रख सकता है, ये भी अधिकतम, बस हो गया। तो लिख लीजिए, सेम एज टू सेंट्रल गवर्नमेंट, एकदम हूबहू। तो ये रहा आपका आर्टिकल 198। अब आइए देखिए 199, धन विधेयक की परिभाषा। यहां भी प्रावधान सेम है, केवल शब्द बदल गए हैं। प्रावधान सेम है, केवल शब्द बदल गए हैं। वहां भारत की संचित निधि था, यहां राज्य की संचित निधि हो जाएगा, बस बाकी सारा चीज सेम है। ठीक है, चलिए निकाल के बैर एक्ट आप लोग पढ़ सकते हैं। वहां
धन विधेयक की परिभाषा मनप्रीत किस अनुच्छेद में था? हाँ, गुड गुड, 110 इस अनुच्छेद में था, 110 में। और पारित करने की प्रक्रिया 109 में। और यहाँ धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? 199 में, राज्य में। तो इसको नहीं पूछता है, उसी को पूछेगा। एग्जाम में केवल अगर धन विधेयक लिखा, एग्जाम में केवल अगर धन विधेयक लिखा तो उसी को समझना है, इसको नहीं। ऐसा नहीं लिखा रहता एग्जाम में कि केंद्र का धन विधेयक और राज्य का धन विधेयक, केवल धन विधेयक लिखता है। इसको राज्य वाले को सफा इग्नोर किया जाता है। अगर स्पेशली राज्य का धन विधेयक किस अनुच्छेद में है करके दिया तब 199, और नहीं तो वही 110 में उसकी परिभाषा है। तो देखिए यहाँ बस जैसे वहां केवल भारत की संचित निधि लिखा रहता था, और यहाँ राज्य की संचित निधि। 199 हो गया। आइए अब आगे ना एकदम सेम टू सेम है, जो वहां पढ़े थे हम लोग केंद्र में, एकदम सेम प्रक्रिया चलेगा। अभी देखिए, विधेयकों को अनुमति, ये थोड़ा सा अलग है। वहां हम लोग राष्ट्रपति की अनुमति विधेयक कैसे देते हैं, तो इसको लगभग या इग्नोर किया जाता है। यहां से क्वेश्चन नहीं आता है कि इसमें बस एक विशेष चीज लिखा गया है कि जब कोई विधेयक दोनों सदन द्वारा पारित करके राज्यपाल को भेजा जाता है, तो कुछ ऐसे विधेयक हैं जिस पर वो अपना अनुमति नहीं देगा, वो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। देखिए नीचे दिया हुआ है, और बाकी पर अपना दे देगा। तो कुछ मामले ऐसे हैं कि जिसको नहीं रखना है, तो इसको छोड़ दीजिए, यहां से क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ देखिए 201 में दिया है विचार के लिए आरक्षित विधेयक। तो इसमें जो मामला गिनाया गया है अनुच्छेद 201 में, अगर उससे संबंधित कोई विधेयक है तो राज्यपाल उस पर अपनी अनुमति नहीं देगा, वो विचार के लिए आरक्षित रखेगा। ठीक है। इंडिया ईयर बुक में एक आध और एक्स्ट्रा टॉपिक दिया है, यहाँ तो केवल है, पहले 2-3 टॉपिक गिनाया है इसमें, ऊपर ये वाला में होगा। खैर चलिए लिखवा देंगे, लेकिन काम नहीं है इसका, आता नहीं है क्वेश्चन यहाँ से। अब आइए देखिए, इधर देखिए अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण, तो एकदम सेम टू सेम। सकीना, यहां राज्य में वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 202 है, वहां केंद्र में कितना है? क्या हो सोनाली? हाँ, संघ में ये फातिमा, क्या कितना है हो? गुड, 112 वहां है, 112। हम लोग तो याद करने के लिए ना शुरू में अपना एक खास डिफरेंस चलता है। 112 को 202 में से माइनस करिएगा, कितना आएगा? लेकिन हर जगह ये डिफरेंस काम नहीं करता है, अभी काम करेगा, चलेगा ऐसा ही। कितना? 90 है, 90 ना? तब बस जैसे वहां जितना है 90 जोड़ते जाइए, राज्य वाला आते जाएगा।
अभी यहाँ चलेगा वैसा ही। तो वार्षिक वित्तीय विवरण सेम टू सेम, वहां राष्ट्रपति रखवाता है, यहाँ कौन रखवाएगा? राज्यपाल। और जो प्रावधान वहां है केंद्र में सेम टू सेम वही प्रावधान है, वही प्रक्रिया भी है, कोई अंतर नहीं। बस वहां भारत की संचित निधि है तो यहाँ राज्य की संचित निधि है। देखिए प्राक्कलन विधेयक पढ़े थे आप लोग वहां, प्राक्कलन विधेयक कितना था? 113, तो यहाँ 103। और पढ़े थे, हाँ 203 पढ़े थे। अनुदान की मांग कहे थे, अंडरलाइन कर लीजिएगा, है ना? क्या हो विशाल? अनुदान की मांग क्या होता है? इसको इंग्लिश में ग्रांट इन एड्स कहते हैं, क्या कहते हैं? अनुदान की मांग क्या होता है राहुल? अरे तुम लोग लगातार टेस्ट दे रहे हो भी, सब गायब मामला रह रहा है। आदित्य बताओ बताओ, इधर देखो इधर देखो, अनुदान की मांग क्या होता है? तुम्हारा भी गायब है? अरे इतना उस दिन चर्चा किए थे उस पर, क्या हो अंकित? हाँ तुम बताओ आकाश। सभी मंत्रालय संचित निधि से जो दिया होता है ना। हाँ 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 गुड, कि भारत के संचित निधि से खर्च होने वाले अन्य व्यय, माने भारित व्यय के अलावा, लिखवाए थे कॉपी में शायद, लोकसभा के समक्ष अनुदान की मांग के रूप में रखा जाएगा। यही तो है बस, कि भारत के संचित निधि से खर्च होने वाले अन्य व्यय लोकसभा के समक्ष अनुदान की मांग के रूप में रखा जाएगा। तो यहाँ भी वही है अनुदान की मांग, यहाँ राज्य विधानसभा में रखा जाएगा। चलिए, तो प्राक्कलन विधेयक हो गया 203, 204 विनियोग विधेयक, वहां कितना था विनियोग विधेयक? 114, 90 का अंतर आ रहा है ना? चलिए, तो विनियोग विधेयक बताए थे कि जब सभी प्राक्कलन पारित हो जाते हैं तो सबको मिला के एक विनियोग विधेयक लाया जाता है, और जब ये पारित हो जाएगा तो संचित निधि से धन निकालने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। और फिर ये सब पढ़े थे, अनुपूरक, अतिरिक्त, अधिक अनुदान, यही सब था ना? और एक लिखवाए थे लेखानुदान, देखिए 206 में यहां दिया है लेखानुदान, दिया है ना? मनप्रीत बताइए लेखानुदान क्या होता है? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा, ये अस्मिता, अच्छा ज्यादा मनप्रीत, अब ठंड बीत रहा, नींद कम आएगी। हाँ हाँ, अब पढ़ाई होगी। लोकसभा में अग्रिम अनुमति खर्च करने की जो मांगते हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। क्या हो अस्मिता, आप बताइए। अच्छा, लिखित रूप में रखा जाता है इसलिए लेखानुदान, माने लिख के अनुदान मांगना, नहीं मुंह जबानी नहीं। क्या हो सदब? जैसे बजट पारित हो गया, उतना पैसा मिल गया, लेकिन उसमें 1 महीना या 2 महीना रहता है, उससे पहले। गुड गुड, हाँ, कि इसको एडवांस में अपना ही किया जाता है। अभी जैसे बताए थे, देख सुन, इसका मतलब ना, देख जाके ना दोबारा फिर से वीडियो देखो लोग, पुराना वाला वीडियो।
तो वही तो, मैंने हाँ, कि अभी जैसे बजट सत्र चल रहा है और अभी गवर्नमेंट के पास खर्च करने के लिए कब तक का पैसा है? 31 मार्च तक का। 31 मार्च तक का तो पैसा है, लेकिन 31 मार्च तक ये बजट पारित नहीं हो पाएगा। 31 मार्च तक ये बजट पारित, अप्रैल आ जाएगा, अप्रैल पार कर जाएगा, मई आ जाएगा, तो अप्रैल महीने का खर्च गवर्नमेंट कैसे चलाएगी? अप्रैल महीने का खर्च गवर्नमेंट कैसे चलाएगी? तो एडवांस में संचित निधि से पैसा निकालने के लिए लेखानुदान लाया जाता है। तो अपना एडवांस में निकाल लिया, और जब बजट पास होगा, जितना रुपया जिस मंत्रालय के लिए, इसमें से उसको जितना पैसा दिया जाएगा वो सब माइनस कर लिया जाएगा। ठीक है, जाके देखो, जिसका पॉलिटी ठीक नहीं है पुराना वाला वीडियो देखिए। अब तो बहुत गलीमत है कि किसी से पूछना नहीं है ना, तो मामला फिर। और ये ऐसा चीज है संविधान की, नहीं समझ में आया तब मैथ है, नहीं आया तो नहीं आएगा। अगर समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो और नहीं आएगा। तो देखिए, नहीं आ रहा है, हमसे पूछिए, है ना। ये तो कहिए कि दोबारा सब सेक्शन रिपीट हो रहा है तो चेक भी हो जा रहा है, नहीं मिलता जुलता नहीं रहता तो हम तो आगे बढ़ते जाते। तो लेखानुदान क्या हो गया? एडवांस में। लेखानुदान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन अकाउंट। चलिए आइए, तो 206 हो गया। अब इसके आगे काम का नहीं है, देख लेते हैं। एप्रोप्रिएशन बिल, वित्त विधेयक के बारे में उपबंध, इसमें भी सेम वही चीज है जो अनुच्छेद 117 में था, बस यहां शब्द बदल गया है, राज्यपाल हो गया है। ठीक है, इसमें भी वही लिखा होगा कि कोई ऐसा विधेयक जो भारत के संचित या राज्य के संचित निधि से धन व्यय करने वाला है, राज्यपाल के अनुमति से ही लाया जाएगा। लिखा है ना, देखिए लिखा है कि अनुच्छेद 199 के खंड 1 के उपखंड क से उपखंड च में विनिर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश से ही पूरा स्थापित किया जाएगा या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसे उपबंध करने वाले विधेयक विधान परिषद में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। तो एक तरह से धन विधेयक होता है, तो धन विधेयक कभी विधान परिषद में स्टार्ट नहीं होगा। चलिए, ये हो गया 207। प्रक्रिया नियम 208, इसका काम नहीं है। 209, इसका भी काम नहीं है। 10, विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अब ऐसे उसमें संसद में भी था 120 में कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं। तो संसद में किस किस भाषा का प्रयोग होगा, तो बस ये जान लीजिए, मान लीजिए ये आ जाए कि संसद में किस किस भाषा का प्रयोग होगा, तो अध्यक्ष के अनुमति से कोई सदस्य अपनी मातृभाषा में बोल सकता है। ना ना ना, कोई भी लैंग्वेज मातृभाषा में बोल सकता है। अनुच्छेद 120 में है कि अपनी मातृभाषा में बोल सकता है। और ये जो लिखने पढ़ने वाला काम है वो हिंदी और इंग्लिश में होता है। चलिए आइए, तो उसी टाइप से अगर राज्य है तो देखिए राज्य में किस किस भाषा का प्रयोग होगा। भाग 17 के किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा।
परंतु यथास्थिति विधानसभा अध्यक्ष या विधान परिषद के सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो पूर्वोक्त भाषाओं में से किसी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। तो यहाँ भी अपनी मातृभाषा में वो दे सकेगा अनुमति, तब बोल सकेगा ऐसे। चलिए, तो ये हो गया अनुच्छेद 210, 211। विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन वहां भी था 121 में। विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन कि विधानमंडल में किस विषय पर चर्चा नहीं होगा। तो किस पर नहीं होगा? न्यायालय, न्यायालय पर और न्यायाधीशों पर कोई टीका टिप्पणी विधानसभा में, जब संसद में नहीं होगा तो ये तो राज्य है ना। संसद को जब मना है कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है, तो देखिए क्या लिखा है। उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में उस राज्य के विधानमंडल में कोई चर्चा नहीं होगी। अब आइए, तो जब विधानमंडल पर प्रतिबंध लगाया गया है तो न्यायालय पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। देखिए 212, न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही जांच न किया जाना। तो बताए थे कि वहां जो सदन के अध्यक्ष हैं वो, और यहाँ भी विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति का पोस्ट बहुत पावरफुल है। एक तरह से उस कैंपस के वो सर्वे सर्वा है। उस कैंपस का केस उसमें नहीं जाएगा, न्यायालय में नहीं जाएगा। तो देखिए लिखा है, राज्य के विधानमंडल की किसी कार्यवाही की विधि मान्यता को प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं, जैसे मर्जी वैसे वो अपनी प्रक्रिया बना सकते हैं। अब आइए, ये हो गया। अब देखिए यहां 213 अध्यादेश, वहां कितना था? अभी एकदम 90 पर चल रहा है, नहीं अभी 90 पर चल रहा है। तो एकदम यहां भी सेम टू सेम। तो आदित्य बताओ, राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करते हैं? ये अध्यादेश है क्या? मतलब कि लोकसभा या राज्यसभा मतलब किसी पारित करने के भी नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो राष्ट्रपति अपने खाते से एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर कोई सदन सत्र में ना हो और किसी विषय पर कानून बनाना एकदम अनिवार्य हो जाता है, आलोक जी अध्यादेश सुने हैं, ये भी एक प्रकार का सेम टू सेम कानून है कि अगर किसी विषय पर एकदम इमरजेंसी हो जाता है कि कानून बनाना एकदम जरूरी है, तत्काल आज का आज है, तब वैसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। और कब जारी करेंगे? जब सदन सत्र में न हो। अगर सदन सत्र में होगा तो सदन में आएगा, अध्यादेश नहीं आएगा। तो कई बार सरकारें अध्यादेश जारी करने के लिए सदन का सत्रावसान करा दिया है कि सदन का सत्रावसान करके अध्यादेश जारी कर दो। अगर सदन सत्र में रहेगा तो अध्यादेश जारी नहीं होगा। तो केंद्र में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं और राज्य में प्रिया बताइए तो कि जब सदन सत्र में आता है तो कितने दिन के भीतर अध्यादेश को पारित करना होता है? वेरी गुड, 6
सप्ताह। अगर 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश को पारित नहीं किया जाता है तो अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाएगा, या बीच में कभी भी अध्यादेश राष्ट्रपति वापस भी ले सकते हैं। चलिए, वेरी गुड। तो अनुच्छेद 213 हो गया है, हाँ, खत्म। अब स्टार्ट हो गया न्यायपालिका। तो हम लोगों का कार्यपालिका और विधायिका खत्म, आ गया न्यायपालिका। अब देखिए, अभी भी 90 का चल रहा है, वहां 124, यहाँ 214। अब न्यायपालिका आगे थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, कुछ प्रावधान न यहाँ नहीं है, जो वहां सर्वोच्च न्यायालय में था यहाँ नहीं है। तो आज ये देखते हैं, राज्यों के उच्च न्यायालय। चलिए हेडिंग दे दीजिए न्यायपालिका। यहाँ प्रावधान अलग हैं थोड़ा सा, इसलिए लिखना होगा, सर्वोच्च न्यायालय से थोड़ा सा अलग है। लिखिए आर्टिकल 214 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। लो, तू लोगों को पूरा संविधान पढ़ा दे रहे हैं। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। दो 214 में क्या कहा है? प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो अभी तो पिछले कुछ दिन पहले जब हम तैयारी स्टार्ट किए थे तो 18 उच्च न्यायालय थे, अब 25 है, अब 25 है। राज्य कितने हैं? और यहां लिखा है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो यानी कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिसके कि अपने उच्च न्यायालय नहीं है। तो इसका लिस्ट आप लोगों को दिखाया जाएगा, या आपके पास जो भी बुक है इसमें लक्ष्मीकांत हो, डीडी बसु हो, यही में इसी में मिलेगा। तो एक काम करना हो सदा, पीछे ना लिस्ट दिया होगा। डीडी बसु में तो ईयर वाइज एक बार पूछ दिया था ना, सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन है? 3 बना था, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ये तीनों एक साथ बना था। हाँ, तो पूछ दिया था। एक बार पूछा था, यूपीएससी में पूछता है, बीपीएससी में नहीं पूछता है। स्टेटमेंट सब दे दिया था कि लक्षद्वीप बॉम्बे हाईकोर्ट की अधिकारिता में है, दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। ऐसी सब सेंटेंस दिया था। तो चार्ट ना जरा सा उसको खींच के सेंड करना तो ग्रुप में, कल उसको समझा देंगे वहां से कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। और एक काम और करना हो सदब, उसमें से राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का भी चार्ट भेजना ग्रुप में, सब उसको समझाएंगे कि कैसे क्वेश्चन आता है। उपराष्ट्रपति के चार्ट से क्वेश्चन आता है। तो अनुच्छेद 214 हो गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो कल हम आप लोगों को ये चार्ट दिखलाएंगे कि सभी राज्यों के उच्च न्यायालय नहीं है। अब जिसे देखिए चंडीगढ़ उच्च न्यायालय, तो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में पंजाब, हरियाणा भी है और चंडीगढ़ भी है, तीनों है। और नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी उच्च न्यायालय, उसमें कवर करता है नहीं, उसमें से 2-3 का नया बना है, मेघालय, त्रिपुरा
और एक और का कोई नया बना है, 3-4 को वही ना बढ़ गया है। तो चलिए आइए देखिए अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। कॉपी में लिख लीजिए, अभिलेख न्यायालय क्या होता है बताए थे सुप्रीम कोर्ट के मामले में कि इसका सारा रिकॉर्ड रखा जाएगा। अब उच्च न्यायालय का जो निर्णय है अपने राज्य में लागू होगा। पटना हाई कोर्ट का न्याय जस्ट मैंने ये यूपी में नहीं होगा, लेकिन कोटेशन के तौर पर दिया जा सकता है। क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि मान लीजिए मद्रास हाई कोर्ट आरक्षण में कुछ बोल दिया तो देखा जा रहा है कि अब वो पूरे लगभग इंडिया में ये हो जा रहा है। तो एक तरह से अब ऐसा नहीं ना होगा कि मद्रास हाई कोर्ट बोल दे या बिहार हाई कोर्ट बोल देगा, एक ही मामला पर दो न्यायालय अलग अलग निर्णय नहीं ना देंगे। तो एक ही मामला पर दो न्यायालय अलग अलग निर्णय देंगे तो मामला चल जाएगा सुप्रीम कोर्ट कि भाई तब क्या हो, फैसला अब सुप्रीम कोर्ट करेगा। इंडिया तो एक है, कानून सबके लिए एक है ना। अब देखिए उच्च न्यायालयों का गठन अनुच्छेद 216। तो उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं और उतने अन्य न्यायाधीश होते हैं जितनी की आवश्यकता हो। तो यूपी बहुत बड़ा है, वहां मामला बहुत अधिक है, तो वहां के हाई कोर्ट में जजों की संख्या काफी है। और सिक्किम छोटा राज्य है, वहां मामला कम है, तो वहां के हाई कोर्ट में अन्य न्यायाधीशों की संख्या कम है। ठीक है, तो उच्च न्यायालय में क्या होगा कि एक मुख्य न्यायमूर्ति होंगे और बाकी अन्य न्यायाधीशों की संख्या हर हाई कोर्ट में अलग अलग। तो चलिए 9 बज गया है, अब इसके बाद कल देखा जाएगा। न्यायपालिका आगे सब समझने वाला है, पढ़ने वाला है। ठीक है, तो आज की सभा समाप्त की जा रही है। आपका दिन